हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है उपसहसंयोजन यौगिक। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी आपको 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजन यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में वे यौगिक जो ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं उसे उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो ठोस अवस्था और विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं उसे कहते हैं उपसहसंयोजन यौगिक। अब इसका एग्जाम्पल आपको कहेंगे कि सर इसको पहचानेंगे कैसे। ये बड़े कोष्टक में होता है और छोटे कोष्टक में होता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये उपसहसंयोजन यौगिक है। इसी का दूसरा नाम है संकुल यौगिक, या इसे ही कहा जाता है संकर यौगिक। यानी उपसहसंयोजन यौगिक को ही संकुल यौगिक या संकर यौगिक के नाम से जानते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। K4FeCN6 यह एक उपसहसंयोजन यौगिक है या संकुल यौगिक है या संकर यौगिक है। आप कहेंगे सर कैसे पहचान पा रहे हैं आप? तो इसमें बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक जो दोनों दिया हुआ है, इसलिए ये उपसहसंयोजन यौगिक है। आइए अब इसको सीखा जाए। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें। ये हमारा क्या है? उपसहसंयोजन यौगिक। कैसे पता चला? तो ये बड़े कोष्टक में है, छोटे कोष्टक में है, इसलिए ये ये पहचानने का तरीका है। नहीं तो परिभाषा देंगे तो वे यौगिक जो ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों में अपनी पहचान को बनाए रखता है उसे उपसहसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक या संकर यौगिक कहा जाता है। अब आइए और इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिफाइन करें। अब देखिए, इसमें जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है उसे संकर आयन या संकुल आयन कहते हैं, और जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है उसे कहते हैं सरल आयन। उसे क्या कहते हैं? सरल आयन। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो इसमें हमारा K हो जाएगा सरल आयन, जबकि FeCN6 हो जाएगा संकुल आयन या संकर आयन। K पहले आया है तो जो पहले आता है वो पॉजिटिव चार्ज धनायन होता है, जो बाद में आता है वो ऋणायन होता है। तो इसमें संकर आयन बाद में आया है तो संकर आयन ऋणायन होगा, और इसमें सरल आयन पहले आया है तो सरल आयन धनायन होगा। ये प्लस ये माइनस। अब कहेंगे सर क्या एक ही प्लस या एक ही माइनस होगा? नहीं, अभी तो केवल बता रहे हैं आपको कि कौन सा धनायन होगा और कौन सा ऋणायन होगा। तो जो किसी भी यौगिक में पहला पोर्शन होता है, पहला पार्ट होता है, वो धनायन होता है। जो दूसरा पोर्शन होता है, दूसरा पार्ट होता है, वो ऋणायन होता है। तो पहले वाले में K धनायन हो जाएगा, जबकि FeCN6 ये ऋणायन हो जाएगा। K हमारा सरल आयन हो जाएगा, जबकि ये हमारा संकर आयन हो जाएगा। वैसे ही इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हमारा CuNH3 ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि Cl निगेटिव चार्ज हो जाएगा।
क्योंकि इसमें संकर आयन या संकुल आयन पहले आया है, तो जो पहले आता है वो धनायन होता है, जो बाद में आता है वो ऋणायन होता है। तो इसमें सरल आयन Cl हो जाएगा, जबकि संकर आयन या संकुल आयन ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी कह सकते हैं वे यौगिक जो सरल आयन तथा संकर आयन से मिलकर बने होते हैं उसे उप सह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक या संकर यौगिक कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उप सह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। अब आइए अगले टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक कवर करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है उप सह संयोजन यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। अब हम लोग कुछ टर्म आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो उप सह संयोजन यौगिक से संबंधित है। तो उस उप सह संयोजक से संबंधित टर्म या यौगिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसमें जो पहला आता है वो आता है केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु। अब केंद्रीय धातु क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। जो संकर आयन या संकुल आयन के अंदर छोटे कोष्टक के बाहर या बड़े कोष्टक के अंदर जो धातु उपस्थित होता है वो केंद्रीय धातु कहलाता है। संकुल आयन या संकर आयन के अंदर छोटे कोष्टक के बाहर बड़े कोष्टक के अंदर जो धातु उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु कहलाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था K4FeCN6, तो K4FeCN6 में आप देखेंगे कि Fe केंद्रीय धातु है। Fe कैसी धातु है, केंद्रीय धातु है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं CuNH3,4Cl, इसमें पूछा जाए तो Cu केंद्रीय धातु है। जो बड़े कोष्टक के अंदर और छोटे कोष्टक के बाहर होता है वह धातु कौन सा धातु होता है, केंद्रीय धातु होता है। आपको कहा जाए कि पहले में बताइए कौन सा केंद्रीय धातु है, तो Fe पहले में केंद्रीय धातु है। दूसरे में पूछा जाए कौन केंद्रीय धातु है, तो Cu हमारा केंद्रीय धातु है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उप सह संयोजन यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु कौन होता है। आइए अब दूसरा टर्म समझा जाए जिसे कहा जाता है लीगेंड। लीगेंड के बारे में समझा जाए। दूसरा हमारा टर्म है लीगेंड के बारे में। लीगेंड के बारे में हम लोग समझेंगे कि लीगेंड क्या होता है। लीगेंड आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगेंड से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब आइए समझा जाए लीगेंड क्या होता है। तो संकर आयन या संकुल आयन के अंदर केंद्रीय धातु से जो परमाणु या परमाणु समूह परिबद्ध होते हैं, सटे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु, उसे कहते हैं हम लोग लीगेंड। फिर से एक बार सुन लीजिए। संकर आयन या संकुल आयन के अंदर केंद्रीय धातु के साथ जो परमाणु या परमाणु समूह परिबद्ध होते हैं, सटे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लीगेंड। आइए इसका एग्जाम्पल समझा जाए। जैसे हमने लिखा K4FeCN6, इसमें आप देखेंगे कि Fe केंद्रीय धातु है, Fe के साथ Cn जुड़ा हुआ है, तो इसमें Cn लीगेंड हो जाएगा। इसमें क्या लीगेंड हो जाएगा, Cn लीगेंड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए CuNH3,4Cl, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें लीगेंड क्या होगा, तो NH3 इसमें लीगेंड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लीगेंड जो है क्या होता है।
अब लिगेंड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है धनावेशित लिगेंड, एक को कहा जाता है ऋणावेशित लिगेंड और एक को कहा जाता है उदासीन लिगेंड। एक होता है धनावेशित लिगेंड, एक होता है ऋणावेशित लिगेंड और एक होता है उदासीन लिगेंड। नाम से स्पष्ट है, धनावेशित लिगेंड जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे कहा जाता है धनावेशित लिगेंड। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे कहा जाता है धनावेशित लिगेंड। जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसे कहा जाता है ऋणावेशित लिगेंड और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसे कहा जाता है उदासीन लिगेंड। अब आइए एक एक का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा NH4+ NO2+। ये किसका एग्जाम्पल है? धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल है। ऋणावेशित लिगेंड CN-चार्ज, OH-चार्ज, CO3-2 चार्ज, C2O4-2 चार्ज, ये सारे क्या है? ऋणावेशित लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और तीसरा क्या होता है? उदासीन लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। सबसे पहला धनावेशित लिगेंड, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। उसके बाद ऋणावेशित लिगेंड, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और उसके बाद उदासीन लिगेंड, कोई चार्ज नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा लिगेंड क्या होता है और लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। अब आइए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है IUPAC नाम। उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम, उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम। IUPAC नाम। अब आइए इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। जब तक हम नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नाम नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। पहला नियम, किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा नियम, संकर आयन या संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। संकर आयन या संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। अब लिगेंड के नाम में, ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगा देते हैं, जबकि उदासीन लिगेंड का नाम अलग होता है। उसको हम लोग सीख ले किसका क्या नाम होता है। जैसे हमने लिखा CN-, तो ये ऋणावेशित लिगेंड है, इसका नाम हो जाएगा साइनो, ओ लगा देते हैं, साइनो। वैसे ही जैसे हमने लिखा CO3-2 चार्ज, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ओ लगा देते हैं। उसी तरह हमने लिखा C2O4-2 चार्ज, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सलेटो, ओ लगा देते हैं। तो ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगा देते हैं, जैसे साइनो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो। और उदासीन लिगेंड का नाम कुछ अलग होता है। तो उदासीन लिगेंड के बारे में हम लोग उदासीन लिगेंड के बारे में एक बार पढ़ लिया जाए। H2O, इसका नाम होता है एक्वा,
एक्वा लिखा जाता है IUPAC नाम में। NH3 को एमीन लिखा जाता है, एमीन। CO इसका नाम कार्बोनिल लिखा जाता है, इसका IUPAC नाम कार्बोनिल। H2O को एक्वा लिखा जाता है, NH3 को एमीन लिखा जाता है और CO को कार्बोनिल लिखा जाता है। अब आइए आगे, हम उसके बाद जब केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं तो उसके नाम के साथ हम उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। अगर किसी धातु का 2 है तो ब्रैकेट में रोमन अंक में 2 लिख देंगे। अगर किसी धातु का ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो उसे ब्रैकेट के अंदर 3 लिख देंगे। आइए अब आगे हम लोग पढ़ा जाए। अगर संकर आयन ऋणावेशित है तो उसके अंदर केंद्रीय धातु के नाम के अंत में 8 लगा देते हैं, यम को हटाकर। जैसे फेरम है तो फेरेट, जैसे क्यूप्रम है तो क्यूप्रेट, जैसे आपको क्रोमियम है क्रोमेट, यम को हटाकर 8 लगा दिया जाता है। आइए इसको समझा जाए। लेकिन कब होता है? जब वो ऋणावेशित संकुल आयन होता है। धनायन के अंदर संकुल आयन में आपको यम के स्थान पर 8 नहीं लगाया जाता है बल्कि सिंपल लिखा जाता है। आइए अब हम लोग कुछ नामों के बारे में पढ़ लिया जाए कि IUPAC नाम हम लोग कुछ कैसे लिखेंगे। जैसे K4Fe CN6, इसका IUPAC नाम। तो इसमें संकर आयन ऋणायन है तो इसके नाम के अंत में यम के स्थान पर 8 लगाएंगे। सबसे पहले K का नाम हो जाएगा पोटेशियम, K का नाम हो जाएगा पोटेशियम। CN6 बार आया है, 6 को कहते हैं हेक्सा। और CN का नाम हम लोगों ने अभी पढ़ा साइनो, हेक्सा साइनो। Fe का होता है फेरम, तो ये ऋणायन में आया है इसलिए फेरेट कर देंगे, तो हेक्सा साइनो फेरेट। और Fe का ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है तो यहां 3 लिखेंगे, फेरेट। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, IUPAC नाम हो गया। एक और हम लोग समझे, CuNH3 4Cl। अब इसमें देखिए जो संकर आयन या संकुल आयन आया है ये धनायन के रूप में आया है तो इसके यम के स्थान पर 8 नहीं लगाएंगे बल्कि सिंपल नाम लिखेंगे। अब इसका देखिए, पहले लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। 4 को कहा जाता है टेट्रा, NH3 का नाम होता है एमीन, टेट्रा एमीन। और Cu को कहा जाता है कापर, टेट्रा एमीन कापर। और कापर का 2 होता है संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या, तो टेट्रा एमीन कापर सेकेंड। और Cl का लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन कापर सेकेंड क्लोराइड। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ा जाता है। K3Cr CN6। अब देखिए इसका K का नाम हो जाएगा पोटेशियम, K का नाम हो जाएगा पोटेशियम। 6 बार आया है हेक्सा। Cn को कहा जाता है साइनो, हेक्सा साइनो। और Cr क्रोमेट, क्रोमियम है तो यम के स्थान पर 8 लग जाएगा, क्रोमेट। और क्रोमियम का 3 होता है तो क्रोमेट थर्ड, क्योंकि ये ऋणायन के रूप में आता है तो यम के स्थान पर 8 लगाएंगे, क्रोमेट थर्ड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। आइए कुछ नए एग्जाम्पल के बारे में आपको पढ़ते हैं।
अब इसमें देखिए, इसमें एक से अधिक लिगेंड आ गया, एक एमीन आ गया, एक कार्बोनेटो आ गया। जब एक से अधिक लिगेंड आ जाएगा तो पहले अल्फाबेट देखेंगे, अल्फाबेट में कौन आता है उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कार्बोनेटो सी, एमीन ए पहले आता है तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम 5 को कहा जाता है पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। और Cr यहां क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये धनायन के रूप में आया है, क्रोमियम थर्ड, और ये हो जाएगा क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहां क्या पता चला, जब एक से अधिक लिगेंड आ जाता है तो जो अल्फाबेट में पहले आता है पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद बाद वाले का नाम लिखते हैं। तो कार्बोनेटो एमीन, पहले ए आता है तो एमीन का नाम पहले लिखेंगे और कार्बोनेटो का नाम बाद में लिखेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी 2 लिगेंड आया है, एक ब्रोमो एक एक्वा। तो एक्वा ए पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा, 3 को ट्राई कहा जाता है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। और Br को ब्रोमो कहा जाता है, ट्राई एक्वा ब्रोमो। और CO का होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट और थर्ड, कोबाल्ट का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या 3, कोबाल्ट थर्ड। और ये क्या हो जाएगा क्लोराइड, Cl को क्या कहेंगे क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कहेंगे सर कोबाल्ट में कोबाल्टेट क्यों नहीं किए, क्योंकि संकर आयन धनायन के रूप में आया है। जब धनायन के रूप में आता है तो उसका नाम सिंपल लिखते हैं, उसमें एट वगैरह नहीं लगाया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी 2 लिगेंड आया है, एक एमीन आया है एक ऑक्सलेटो आया है, एक एमीन आया है एक ऑक्सलेटो आया है। तो ऑक्सलेटो O से आता है, एमीन A से आता है तो पहले A का नाम लिखेंगे। 2 बार आया है डाई, डाई एमीन, डाई एमीन C2O4 ऑक्सलेटो, डाई एमीन ऑक्सलेटो। और Cr क्रोमियम, ऑक्सलेटो क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड और सल्फेट, क्रोमियम थर्ड सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई एमीन ऑक्सलेटो क्रोमियम थर्ड सल्फेट। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि IUPAC नाम उप सह संयोजन यौगिकों का कैसे लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू एवरीवन।